नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। ऐतिहासिक रामाला तालाब बचाने में बंडू धोत्रे के आंदोलन की ऐतिहासिक जीत हुई है। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने धोत्रे को वचन दिया, निभाया और 7 दिनों में योजना बनाने के लिखित आदेश दिए हैं, जिससे धोत्रे का आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। चंद्रपुर शहर के ऐतिहासिक गोंडकाल में रामाला झील आज जल प्रदूषण की चिंता का विषय बन गई है। झील के खतरनाक प्रदूषक भूजल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र के नागरिक प्रभावित होते हैं। मौजूदा जल संसाधनों का संरक्षण पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसके लिए इकोप्रो के अध्यक्ष बंडू धोत्रे द्वारा जिला कलेक्टर को भेजे गए निवेदन में रामाला झील का संरक्षण खनिज विकास कोष से किया जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई थी। इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए झील को गहरा और सुंदर बनाना जरूरी है। इस विषय पर उनकी माननीय पर्यावरण मंत्री नामदार आदित्य साहब ठाकरे के साथ चर्चा के अनुसार रामाला झील के संरक्षण कार्य को 2 चरणों में किए जाने की आवश्यकता है। इकोप्रो के अध्यक्ष बंडू धोत्रे ने इन मांगों को स्वीकार करने के लिए ऐतिहासिक भूख हड़ताल कर चंद्रपुर जिले सहित पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि रामाला झील के संरक्षण की मांग बाद में लोगों के आंदोलन में बदल गई थी। आमदार, जोरगेवार, शिक्षक सेना, बोहरा समाज, कई स्कूल, सभी राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, ऐसे 100 से अधिक संगठनों और व्यक्तियों ने सत्याग्रह स्थल पर जाकर बंडू धोत्रे को अपना समर्थन दिया था। मगर इस आंदोलन को सफल करने बंडू धोत्रे को खुद के जान की बाजी लगानी पड़ी और वो आईसीयू में तक एडमिट हुए। इतना ही नहीं, उनकी टीम ने खुद के रक्त से जिलाधिकारी को पत्र लिखा, तब कहीं जाकर ये आंदोलन सफल हुआ। गांधीगिरी और चलेगी, और चलेगी, और चलेगी, गांधीगिरी और चलेगी। बंडू भाऊ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाचवण्यासाठी इथे आंदोलन सुरू आहे। कधी काळी या तलावाच्या माध्यमाने चंद्रपूर शहरातील नागरिकांना पाणी पुरवठा केला जायचा, शुद्ध पाणी पुरवठा केला जायचा। मात्र आज या तलावात संपूर्ण घाण पाणी जमा होत असल्यामुळे हे तलाव प्रदूषित झालेला आहे आणि लोकांच्या घरचा भूजलसुद्धा प्रदूषित करत आहे। आणि या तलावाचं संवर्धन, खोलीकरण, एकंदरीतच हा तलाव वाचला पाहिजे म्हणून 22 फेब्रुवारीपासून इथे अन्नत्याग सत्याग्रह सुरू आहे आणि आज त्याचा 10वा दिवस आहे। या सत्याग्रहादरम्यान प्रकृती खालावल्याने दवाखान्यात, हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिटही करण्यात आलेलं होतं, पण उपचार घेऊन परत आज मंडपात आलेलो आहे। आणि आज या ठिकाणी शिवसेनेच्या शिक्षक सेनेच्या वतीने या आंदोलनाला समर्थन दिलेलं आहे। चंद्रपूरकरांसह विविध पक्षांच्या वतीने जो काही समर्थन, पाठिंबा मिळत आहे, हे चंद्रपूरकरांच्या एकजुटीचं प्रतीक आहे। शेवटी हा लढा एका व्यक्तीचा, एका संस्थेचा नसून चंद्रपूरकरांचा आहे। म्हणून आपण सर्वप्रथम एक चंद्रपूरकर म्हणून या रामाला तलावाचं जे अस्तित्व आहे, तो ऐतिहासिक वारसा आहे, त्या वाचवण्यासाठी एकत्रित आलो पाहिजे आणि तेव्हाच खऱ्या अर्थाने आपण चंद्रपूरकर आहो हे सिद्ध करू शकतो। आणि अशा समर्थन, पाठिंबामुळे लढण्याची ऊर्जा मिळत असते आणि चंद्रपूरकरांनी जे भरभरून प्रेम केलेलं आहे, नक्कीच हा लढा यशस्वी होईल। आणि या लढ्याचं जरी निमित्त मात्र मी असलो तरी संपूर्ण चंद्रपूरकर जेव्हा एकत्र येतात तर असेच उदाहरण आणि लढे यशस्वी होणार हे आपण सिद्ध करू शकू एकदा। धन्यवाद। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी राजेश नायडू, शिक्षक सेना चंद्रपूर जिल्हा अध्यक्ष आणि गडचिरोली जिल्हा संपर्क प्रमुख। आज आम्ही आमच्या संघटनेकडनं बंडूभाऊ धोत्रे यांच्या नेतृत्वात जे रामाला तलाव बचाव आंदोलन सत्याग्रह सुरू आहे, त्याला शिक्षक सेनेतर्फे पाठिंबा द्यायला इकडे आलो। बंडूभाऊ धोत्रे हे काही आजचे नवीन कार्यकर्ता नाही, हे मागील 20-25 वर्षापासून पर्यावरणासाठी काम करणारे नेते आहे। आणि आम्ही असं आश्वासन देतो, खूप खुशीची गोष्ट आहे की आमचे युवा सेना अध्यक्ष माननीय पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे साहेब त्यांनी स्वतःहून या
मामल्यात दखल घेतली आहे, ते बंडूभाऊशी बोललेले आहे आणि आम्ही आमचा सुद्धा पाठपुरावा करून बंडूभाऊ हे जे चंद्रपूर वासियांकरिता इतका उत्तम कार्य करत आहे त्याच्यात आम्ही आमचा सहकार्य देऊ आणि गरज पडली तर आम्ही बंडूभाऊच्या सहकार्यासाठी कुठल्याही स्तरापर्यंत जाऊ ही मी ग्वाही देतो शिक्षक सदस्यांतर्फे. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. अब चंद्रपुर में एयरपोर्ट होने का सपना सही में पूरा होने के आसार दिखने लगे हैं. महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विहिरगांव और मूर्तिगांव राजुरा तालुका में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए वन भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव मांगा गया है. इसके लिए वन राज्य मंत्री और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे को मुख्यमंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया गया है. विधान लोक लेखा समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के अनुरोध पर वन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने मंत्रालय में एक बैठक बुलाई थी. बैठक में दीपक कपूर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक नितिन काकोड़कर, मुख्य वन संरक्षक अरविंद आप्टे और अन्य उपस्थित थे. इस बैठक में बोलते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने इस विषय पर विस्तार से बताया कि इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्तावित हवाई अड्डे के विकास कार्य को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी है. वन भूमि के हस्तांतरण का प्रभाव नियमानुसार सरकार को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वन विभाग ने कहा कि ये प्रस्ताव संभव नहीं है. जिले में इस हवाई अड्डे के निर्माण से जिले के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. हमने इस जिले में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया है. ये रक्षा प्रतिक्रिया को गति देगा. इस संबंध में केंद्र सरकार को दोबारा प्रस्ताव भेजना आवश्यक है. मुनगंटीवार द्वारा इस मामले में राज्य सरकार तत्काल दोबारा प्रस्ताव केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेज देगी. वन राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री से आवश्यक अनुरोध करेंगे. दिनांक 4 मार्च 2021 को मौजा मोरमभूषी गांव के पास महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र में एक नक्सल विरोधी अभियान का संचालन करते हुए एक विशेष नक्सली दल पाया गया. नक्सलियों ने पहले पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाईं. नक्सलियों के विशेष अभियान दस्ते को जवानों ने जवाबी कार्रवाई की और नक्सलियों पर गोलियां चला दी. उस समय नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए. क्षेत्र में खोज अभियान ने क्षेत्र के शिविर में नक्सल हथियार बनाने वाली मशीनरी को पुलिस ने नष्ट कर दिया. जब जवान मौके से लौट रहे थे तब नक्सलियों ने पुलिस के दस्ते पर फिर से गोलियां चलाई. पुलिस दस्ते ने जवाबी कार्रवाई की तो नक्सली भाग गए. वन क्षेत्र में नक्सलों के हथियारों की खोज से यह संदेह हुआ कि क्षेत्र में नक्सली थे. इसलिए 5 मार्च 2021 को कुछ विशेष ऑपरेशन टीम को फिर से उसी क्षेत्र में ऑपरेशन करने के लिए मौके पर भेजा गया. उन पर भी नक्सलियों ने हमला किया. विशेष ऑपरेशन दस्ते के दोनों समूहों ने नक्सल हमले का जवाब दिया और नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाया और नक्सली हमले को विफल करने में सफल रहे. ऑपरेशन के दौरान सैनिकों में से एक को पैर में गोली लगी थी और उसे आगे के इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है. घायल सैनिक की हालत स्थिर है. नक्सलियों के विरुद्ध उत्कृष्ट कार्यवाही करने वाले पुलिस विभाग को अधीक्षक अंकित गोयल द्वारा बधाई दी गई. 4 मार्च 2021 को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर में मुरमभूषी गांव के पास हमारे C60 के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे. उस दरमियान संशयास्पद नक्सल दलम ने उन पर फायर किया. हमारे जो C60 के जवान थे उन्होंने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद वहाँ से नक्सल दलम फरार हुआ. उसके बाद जब हमारे C60 के पार्टीज़ वहाँ पर सर्च ऑपरेशंस कर रहे थे तो वहाँ पर नक्सल के कैंप मिले और नक्सल कैंप में बाकी के सामान, नक्सल के डेली यूज़ के सामान के अलावा हमको मोटे मशीन मिले जो वेपन बनाने में यूज़ हो रहे थे. दरमियान जब पार्टीज़ वापस आ रही थी तो दोबारा नक्सल के दलम ने उन पर फायर किया. पार्टीज़ ने उसका उत्तर दिया, उनका नुकसान किया. 5 तारीख को सुबह उसी एरिया में पेट्रोलिंग करने वाली पार्टीज़ को घटनास्थल पर डाइवर्ट किया गया. दोनों पार्टीज़ के ग्रुप ने नक्सल के हमले को जवाब देते हुए नक्सलों को वहाँ से भगाया और वापस आए. इस अभियान के दरमियान हमारे एक जवान को पैर में गोली लगी थी. उसको हमने हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला है. उसकी प्रकृति स्थिर है. कीर्ति कुमार भांगडिया के चुनाव को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. धनराज मुंगले ने इस संबंध में एक याचिका दर्ज की है. याचिकाकर्ता के अनुसार भांगडिया को 2019 चुनावों में चिमुर निर्वाचित क्षेत्र से चुना गया था. इस चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था. ईवीएम मशीनों के उपयोग की प्रामाणिकता अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुई है. इसके अलावा जब चुनाव के दौरान वीवीपैट मशीन की स्लिप की जांच के लिए आवेदन किया गया था तो रिटर्निंग अधिकारी ने इसकी दखल नहीं ली थी. याचिका में घोर अनियमितता का भी आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता के बयान को सुनने के बाद अदालत ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
अनिल कदम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के मूल निवासी हैं। पुणे में शिक्षा हुई है। वे एक ऊर्जावान सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो वर्ष 17 में कश्मीर में बदलाव लाने के संकल्प के साथ कश्मीर में काम कर रहे हैं। साथ ही हम जम्मू और कश्मीर जैसे अस्थिर क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। भारतीय सेना ने भी जम्मू कश्मीर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए और कड़ी मेहनत करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं उसकी सराहना की है। उन्होंने कौशल प्रशिक्षण में उत्कृष्ट गुणवत्ता बनाए रखने, बुनियादी काम पर ध्यान दिया। आतंक से त्रस्त कश्मीर में लड़कियों के अनाथालयों बनाकर ठोस काम का निर्माण किया। इस तरह के अथक काम उनसे जुड़े हुए हैं। भारतीय सेना ने उन्हें अकेले 100 लोगों के बराबर काम करने वाला बताकर उनकी प्रशंसा की। कागदपत्रांमध्ये नक्कीच बदल होईल आणि तो बदल जेवढा झालेला आता वाटतोय तो एवढा सहजपणे आता दिसत नाहीये, पण तो कालांतराने कदाचित तो दिसेल, कारण एक सरकारी प्रक्रिया आहे, त्याला वेळ लागेल. लोकांच्या बद्दल सांगायचं, कारण शेवटी समाज हा कागदपत्रां एक फक्त भाग आहे समाजाचा, पण माणूस आणि माणसांची मनं आणि त्यांची हृदय जी आहेत तो एक फार मोठा भाग आहे समाजातला, आणि त्याच्यावर झालेला परिणाम हा महत्त्वाचा आहे. तर एक कुठं ना कुठंतरी होप आणि म्हणजे म्हणतात की होपलेसवाली सिच्युएशन आत्ता काही काळापूर्वी होती, आणि हेल्पलेसवाली सुद्धा सिच्युएशन काही काळापूर्वी होती. तर कुठंतरी जी डेव्हलपमेंटची कामं जम्मू काश्मीर राज्याची चालू झालीत आणि चालू आहेत सातत्याने, तर कुठंतरी लोकांना एक असं वाटतं की नोकऱ्या उपलब्ध होतील. काही सरकारी नोकऱ्या आता काम चालू आहे, त्यामुळे सरकारसुद्धा बऱ्याच नोकऱ्या उपलब्ध करून लोकांसाठी देत आहे. त्यामुळे कुठंतरी परत आता एक आशाचं वातावरण JNKमध्ये चालू झालं आहे, आणि हे जर पुढे सातत्याने राहिलं तर काही वर्षांमध्ये, मे बी 10 वर्ष किंवा 15 वर्षांमध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये आपल्याला काहीतरी बदल चांगला बघायला मिळेल. आणि याच्यासाठी मला असं वाटतं की फक्त सरकारने नाही, म्हणजे एखाद्या राजकीय पार्टीने एखादा डिसिजन घेऊन जम्मू काश्मीरसाठी एक निर्णय घेतला, तर ते मला असं वाटतं की तो निर्णय हा एखाद्या पार्टीचा नाही, तर तो एक देशाचा निर्णय, आणि तो देशाचा निर्णय म्हणूनच सर्व माणसांनी, म्हणजे देशाच्या सर्व लोकांनी त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला पाहिजे. आणि जम्मू काश्मीरला कशा पद्धतीने आपल्याला मदत करता येईल, म्हणजे सरकार तर करतच आहे, पण कमीत कमी आपण पैशाची मदत नसेल करत, जाऊन तिथं काय करू शकत नसेल, तर कमीत कमी जम्मू काश्मीरसाठी आपण प्रार्थना करू शकतो, त्यांना आशीर्वाद देऊ शकतो. त्यांची जी लोक देशभरात फिरतील त्यांच्यासाठी आपण त्यांना प्रेम देऊ शकतो, जेणेकरून हा देश त्यांच्यासाठी आहे, आणि ह्या देशामध्ये ते पाहुणे नाहीत, पण ह्या देशाचे ते नागरिक आहेत, आणि ह्या देश त्यांच्यासाठी कायमच त्यांच्यासाठी उभा आहे. ही भावना आपल्या त्यांच्यामध्ये रुजवायची आहे. त्याच्यासाठी संवाद साधणं, त्यांना इथं बोलवणं, आपण त्यांच्याकडे जाणं, हे खूप परिणामकारक व्हायला पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला पाहिजे. महाराष्ट्र में महाविकास की सरकार जमीनी स्तर पर लोगों के समग्र विकास के लिए अथक प्रयास कर रही है। सांसद बालू धनोरकर ने महाविकास अघाड़ी सरकार की योजनाओं से सभी आम लोगों को लाभान्वित करने, सार्वजनिक सेवा और विकास कार्यों को प्रभावी बनाने और नियंत्रण में आने वाले लोगों की सेवा में बने रहने की अपील की। चंद्रपुर नगर निगम कांग्रेस के चंद्रपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामू तिवारी के नेतृत्व में घराघरात मनमानात कांग्रेस इस अभियान का शुभारंभ सांसद बालू धनोरकर ने किया। उन्होंने गवाही दी कि निकट भविष्य में खनिज विकास कोष के माध्यम से चंद्रपुर शहर के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रामू तिवारी, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश देवतले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद दत्तात्रेय, नगर सेवक प्रशांत दानव, पूर्व नगर सेवक प्रवीण पाडवेकर, पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष संतोष लाहमंगे, पूर्व नगर सेवक राजेश अरूर, NSUI जिलाध्यक्ष यश दत्तात्रेय, पूर्व पार्षद प्रसन्न शिरवार, अविजय चाहर, भालचंद्र दानव, राजू सखारकर, पप्पू सिद्दीकी, राजू वासेकर, मोहन डोंगरे, नौशाद शेख, केतन दुर सेलवार इस वक्त मौजूद थे। सांसद धनोरकर ने कहा कि अभियान के पहले चरण में नगर निगम चुनावों में कांग्रेस संगठनात्मक और विकास के माध्यम से संगठन को आगे बढ़ाकर विकास कार्य करेगी। कांग्रेस जिले में विकास की ओर बढ़ रही है और पार्टी संगठन पूरे जोरों पर है। लालपेट से भाजपा के सुरेश गोलीवार ने कई कार्यकर्ताओं के साथ सांसद बालू धनोरकर की उपस्थिति में पूर्व लालपेट के नगर सेवक दुर्गेश कोड़म के घर कांग्रेस में प्रवेश किया। निकट भविष्य में महानगर के कई कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल होंगे, ऐसा उन्होंने दावा किया।